दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के विशेष बिंदुओं को समझ रखा है। इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम में आपकी विशेष सहायता करेगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, हाँ क्लास से पहले कुछ जरूरी सूचना है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं RO UPPCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज की क्लास को। देखिए जो भारत का संविधान है, इसका जो भाग 3 है, भाग 3 में जो रखा गया मौलिक अधिकार को रखा गया है। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा क्यों जाता है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी समझ रखा है कि जो लिखित अधिकार है ये सबसे पहले इंग्लैंड के एक राजा थे किंग जॉन, उन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो उसे ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा गया था। यहाँ पर भी भारतीयों को अधिकार दिया गया, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। अनुच्छेद भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेद रखे गए और इसका वर्णन जो है मौलिक अधिकार के रूप में किया जाता है। मौलिक अधिकार की कुल संख्या 6 है। पहले ये 6 नहीं हुआ करता था, पहले 7 हुआ करता था, लेकिन जो अनुच्छेद 31 में दिया गया विधिक वित्त का अधिकार, उसे अब समाप्त कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ये ग्रुपिंग जो है ना, आप इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो ग्रुपिंग है यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं, वनडे एग्जाम में अक्सर बनते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में रखा गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 के बीच में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में रखा गया। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में। आप कहेंगे 30 के बाद 31 आया ही नहीं, तो 31 इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो जो संपत्ति का अधिकार था उसे यहाँ से समाप्त कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में कुल 6 अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल 6 मौलिक अधिकार है। अब यहाँ पर देखिए नोट में दिया भी गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31 में रखा गया था, को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया। इसे 300A में शामिल किया गया, जो कि भाग 12 है, इसमें शामिल किया गया। अच्छा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे यहाँ से हटा दिया गया? देखिए जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को किसी से छीना नहीं जा सकता है। जो विधिक अधिकार है ये मौलिक अधिकार की तुलना में थोड़ा सा कमजोर है, तो इसलिए इसे विधिक अधिकार में डाल दिया गया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया, अच्छा एक चीज और भी ध्यान देना, आपने देखा 12 से 35 तक जो है ये बात किया गया है फंडामेंटल राइट्स की, लेकिन यहाँ पे आपने जब ग्रुपिंग देखी तो 14 से शुरू हो रहा था। अब भाई 12-13 कहाँ गया, और लास्ट में 32 पर खत्म हो गया। 33-34-35 कहाँ गया? तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 12 के बारे में बताया गया। अब आर्टिकल 12 में क्या बताया गया कि जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, मतलब जो स्टेट है स्टेट के विरुद्ध आपको मौलिक अधिकार मिलेंगे। अतः अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। अब देखिए जब राज्य के विरुद्ध मिला है तो फिर आपको राज्य के बारे में पता होना चाहिए, तो आर्टिकल 12 में राज्य का डेफिनेशन दिया गया है। तो राज्य क्या होता है, अब ये चीज आपको समझना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि राज्य का डेफिनेशन अनुच्छेद 152 में भी है। अनुच्छेद 152 में कहा गया कि जमीन का टुकड़ा राज्य है। जैसे देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब राज्य है, और भारत राज्यों का समूह। ये अनुच्छेद 32 में, आप इसको एक किनारे रखिए। आर्टिकल 12 में किन किन चीजों को राज्य कहा जाता है इसे समझिए। देखिए कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास एक तरीके से गवर्नमेंट है, मतलब एक पूरा सरकार के हिसाब से चलता है, वो पूरी तरीके से राज्य। जैसे सरकार, केंद्र सरकार भी राज्य है, राज्य सरकार भी राज्य है। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय का मतलब जो पंचायतें हैं, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये भी एक तरीके से राज्य है। अन्य प्राधिकरण, प्राधिकरण मतलब जो अथॉरिटीज है, चाहे लीगल हो चाहे नॉन लीगल हो, वैधानिक हो या फिर गैर वैधानिक हो, ये सब भी सरकार है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया कि जिस संस्थान में सरकार का पैसा लगा है वह राज्य होगा। जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, ये सब के सब राज्य। एक बहुत प्रसिद्ध केस हुआ है, केस का नाम है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया कि 4 तत्वों को देखकर आप डिफाइन कर पाएंगे कोई चीज राज्य है या फिर नहीं है। रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब उसमें पैसा कहाँ से प्राप्त हो रहा है। जैसे अब देखिए LIC की बात करेंगे तो LIC में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। अब जैसे कोई भी, अब मान के चलिए एक सरकारी स्कूल है, तो ये भी राज्य के अधीन आएगी, क्योंकि इसको पैसा कहाँ से मिला है, सरकार से मिला है। फंक्शन, उसका उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की है वो बताएगा। प्रियर हिस्ट्री मतलब पुराना इतिहास क्या है। जैसे मान लीजिए कोई चीज पहले सरकारी थी, बाद में प्राइवेट कर दिया गया, तो उसे भी राज्य के जैसे माना जाएगा। अथॉरिटी मतलब जिम्मेदारी किसके पास है, उसकी अथॉरिटी किसके पास है। ये 4 चीजें देखकर आप क्लियर कर पाएंगे कोई चीज राज्य है या फिर नहीं।
तो अब देखिए मतलब जितनी चीज़ें, जैसे अब यहाँ पे रेलवे देखिए, रेलवे को एक राज्य माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई उसमें सरकारी पैसा लगा है ना। जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन राज्य के अधीन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सरकारी पैसा लगा है, ये सब राज्य के अंदर आएंगे। अब देखिए अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 13 में ये कहा गया कि राज्य कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो। मौलिक अधिकारों से असंगत हो कहने का मतलब है कि राज्य कुछ भी ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। मतलब मौलिक अधिकार पता है, सबसे पहले ये समझिए ना, मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो आदमी को सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो ऐसा कोई नियम ही नहीं बनाया जाए क्योंकि उसका मौलिक अधिकार हनन हो। अब 13(1) में दिया गया आच्छादनदाता का आच्छादन आर्टिकल 13(1) देखिए, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एपिलेप्स रखा गया। संविधान लागू होने से पूर्व की जो विधि है जो मूल अधिकारों का हनन कर रही है, संविधान लागू होते ही शून्य। मतलब मान के चलिए जैसे जब संविधान नहीं बना था उसके पहले ब्रिटिश काल में कोई नियम कानून लागू हुआ था। अब वो कानून क्या कर रहा है, वो कानून ऐसा है कि जो मूल अधिकार है उसका हनन कर रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। मतलब जो फंडामेंटल राइट है ये कानून को अपनी छाया से ढक लेगा। कानून को अपनी छाया से ढक लेगा कहने का मतलब सीधा सीधा आप समझिए, ज़्यादा परेशान नहीं होने, कि कोई भी ऐसा कानून था जब संविधान नहीं बना था, क्योंकि भाई उस समय अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने कुछ ऐसा नियम कानून बनाया होगा जो आज मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। तो जैसे संविधान लागू हुआ ये सब जीरो हो गया, अब इसका कोई रोल नहीं है। 13(2) में लिखा है संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। मतलब संसद या फिर राज्य जो मतलब विधि बनाते हैं, ये भी कोई ऐसी विधि नहीं बना सकते जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ केस हुए। केस इस बेसिस पर हुआ कि जो मूल अधिकार है क्या मतलब मूल अधिकार पर अगर कोई नियम बनेगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो एक केस हुआ सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, 1965 में केस हुआ। देखिए, संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। तो सज्जन सिंह वाले केस में ये कहा गया कि संसद अगर चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, वो कोई भी भाग हो, चाहे मौलिक अधिकार ही क्यों न हो। इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। संसद ने अगर संशोधन कर दिया तो फिर वो माना जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, देखिए एक केस होता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में। इसमें क्या डिसीजन है कि संसद कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन होगा। देखिए जो सज्जन सिंह का केस था, सज्जन सिंह के केस में ये कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। भाई संसद कोई भी नियम बना सकती है, लेकिन गोलकनाथ के केस में बात पलट गई। उसमें ये कहा गया कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन होगा, मतलब अगर आप कोई भी ऐसा नियम बनाते हैं जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो फिर पुनरावलोकन होगा। अब इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 24वां संविधान संशोधन कर दिया। यहाँ पे लिखा भी गया 1971 में इंदिरा गांधी सरकार है। गोलकनाथ के विरुद्ध ही ये मतलब वो करते हैं, क्योंकि भाई गोलकनाथ केस जो है उससे सरकार को एक मतलब कमजोरी मिली। वहाँ पर जो मौलिक अधिकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया। अब इसमें क्या बताया गया कि देखिए इस संशोधन में कहा गया कि यदि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होगा तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। मतलब इंदिरा गांधी सरकार ने ये डिसीजन लिया कि भाई हम जिस चीज़ को संशोधित करना है अनुच्छेद 368 के तहत कर लेंगे, तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं पाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, केशवानंद भारती केस आता है 1973 में। इसमें क्या होता है कि संविधान संशोधन होगा परंतु संविधान का मूल ढांचा बदले बिना। केशवानंद भारती केस में इतना याद रखना है कि भाई आप जो भी संविधान संशोधन करना है आप करिए, चाहे 368 से करिए चाहे जैसे भी करिए, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है ये नहीं बदल पाएगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर मतलब आप ऐसे भी समझिए, जो आपने उद्देशिका पढ़ा था, उद्देशिका में साफ साफ कहा गया हम भारत के लोग भारत को, है ना, कि किस तरीके की कंट्री बनाएंगे। अब वहाँ पे आपने देखा होगा जैसे संप्रभु, है ना, इसके बाद पंथ निरपेक्ष है ना, समाजवादी है। तो इन सब चीज़ों में नहीं हो किया। जैसे देखिए भारत क्या, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष है। अब ऐसा कहा जाए कि भारत को हम हिंदू राज्य बनाएंगे तो फिर ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, मतलब आप ऐसे लीगली इसको नहीं बना सकते। तो ये चीज़ है, और यही बात रिपीट कर दिया गया मिनर्वा मिल्स का मामला जो 1980 में है। इसमें भी क्या कहा गया कि संसद को संविधान की मौलिक संरचनात्मक अवधारणाओं को परिवर्तित किए बिना संशोधन का अधिकार है। अब इसमें कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित होने पाए। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर के और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार है, फिर इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, इन सबको एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।